अगर आप चैप्टर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बिल्कुल जो आपकी 10th की जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी जो आपको याद रखनी होती हैं, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बेसिक जो होता है केमिस्ट्री का वो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे रिएक्शन लिखी जाती हैं, या कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शन की आप बात करते हैं बच्चों, क्या है एक केमिकल रिएक्शन की आप बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि तब आपके पास क्या हो बच्चों, कि आपके पास कुछ स्टार्टिंग में कोई चीज़ थी, मतलब जिसको हम, क्योंकि केमिकली अगर आप नाम देते हैं तो आप उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और कुछ उसमें चेंजेस आए, कुछ उसमें वहाँ पे क्या हुआ, कोई रिएक्शन हुई, और वहाँ एक नया क्या बना है, एक नया सब्सटेंस बना है कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में, आप अपने मान लीजिए आप सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही होती हैं। जैसे अब आप एक पेज ही ले लीजिए, उसको फाड़ दीजिए, या फिर उससे अलग अलग शेप आप बना लेते हैं, या आपने खाना खाया, हमारे जो स्टमक में है वहाँ पे अलग अलग केमिकल रिएक्शन चल रही है। मतलब कि आप अगर अपनी बॉडी में देखते हैं या फिर अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो कई तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंज हो सकता है, वो केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल ऐसा होता है कि आप उसको, फिजिकल चेंज मतलब कि आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं बच्चों, उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मतलब एक पेज था, आपने उससे क्या बना ली बच्चों, एक आपने उससे अलग कोई भी डिफरेंट शेप बना ली, मतलब आपने इसको ऐसे गोल गोल करके एक क्या बना ली, एक बॉल बना ली। वापस से आप इसको क्या कर दीजिए, अनफोल्ड कर दीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट उसमें आ जाएगा। तो पेज था, वो पेज का पेज ही रह गया। अभी भी क्या था, ये यहाँ पे भी पेज था, इसका नेचर अभी भी वैसा ही है। ठीक है, ये तो है नहीं कि हमने क्या किया कि कोई एक नया केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बना। जैसे इसका नेचर पहले था इस सब्सटेंस का, वैसे ही दूसरी उसमें भी उसका नेचर वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जहाँ पे केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी किस चीज़ की बात कर रही है बच्चों, जैसे मिल्क है वो अपने रूम टेम्परेचर में अगर आप जैसे किचन में रख दीजिए, किसमें, ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो दूध है वो अपना क्या हो जाता है, भाई खराब हो जाता है, फट जाता है, जमना शुरू हो जाता है। और अगर वही बात है कि आयरन की जो चीज़ें, आयरन नेल हो सकता है, अपना तवा हो सकता है, अगर वहाँ पे आप क्या है थोड़े ह्यूमिड रीजन में रख दीजिए उसको एटमॉस्फेयर के, तो आपको पता है ना वहाँ पे उसका कोरोजन हो जाएगा, जंग लगना उस पे शुरू हो जाता है। ग्रेप्स उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है। आप जानते हैं कि जो अल्कोहल बनाया जाता है वो इन चीज़ों की फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है। तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। पहले सुक्रोज था, फिर अल्कोहल बन जाएगा। फिर क्या है, फूड इज कुक्ड, जो अपने पास क्या है, आप खाना है उसको पका देते हैं, तो वहाँ भी एक चेंज आपको देखने को मिलता है। और हमारी बॉडी में जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म से एक, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम किस में जाते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जाते हैं, तो यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक है, फिर क्या है कि अगर आप पूरे, मतलब आप पूरी सिचुएशन को अगर देखें कि भाई एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि केमिकल रिएक्शन एक नॉर्मल सी एक प्रोसेस है जहाँ पे इनिशियली दो चीज़ें मतलब रिएक्ट करेंगी, और वहाँ पे क्या है, कुछ एक नई चीज़ बनेगी, क्या है, जो प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं। और जो प्रोडक्ट होगा बच्चों उसमें वो कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होगा, जैसा रिएक्टेंट था वैसा वो नहीं होगा। ठीक है, फिर एनसीईआरटी हमें एक एक्टिविटी के बारे में बात करती है, जैसे यहाँ पे पूरा उसका डायग्राम भी बना रखा है। वो मैग्नीशियम रिबन की बात करती है। किस चीज़ की, आपके पास मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप आप मान सकते हैं, मैग्नीशियम है, उसकी आपके पास क्या है बच्चे, स्ट्रिप है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक, मतलब एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन भी पूछती है, हमसे बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि अगर जो मैग्नीशियम रिबन है 2 सेंटीमीटर की उन्होंने ली है, आप उसको रब करोगे किससे, सैंड पेपर से, ऐसा आपने क्यों किया है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर कोई भी मेटल आप जानते हैं वो बहुत जल्दी किसके साथ रिएक्ट कर देता है, जो नेचर में ऑक्सीजन है उसके साथ, और उसका ऑक्साइड आपको मिलता है। तो पहले हम मैग्नीशियम जो रिबन हमारे पास है या स्ट्रिप है, पहले उसको, जो आपका सैंड पेपर होता है हिंदी में जिसको हम रेगमार कहते हैं, उसको अगर आप उसके ऊपर रब करते हो तो ऊपर वाली जो ऑक्साइड लेयर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास मैग्नीशियम आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको उस जो ये मैग्नीशियम रिबन है इसको क्या करना है बच्चे, इसको जलाना है। ठीक है, अगर पास आपको इसको तो ये यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी आपकी समझ में आ गई होगी। और जो अपना
भाई आप उससे है उससे क्यों उसको रब किया। तो अब यहाँ पे हमें इसका आंसर भी एनसीईआरटी बताती है कि मैग्नीशियम रिबन वो बर्न होता है जो किस चीज से, एक टेस्लिंग मतलब एकदम से जो ऐसे साउंड आती है ना, मतलब से जो साउंड आएगी वाइट के साथ वो क्या हो जाएगी, बर्न होगा कौन, मैग्नीशियम रिबन। आपसे ये पूछ लिया जाता है आपके पास बचे मैग्नीशियम रिबन, तो वो किस फ्लेम के साथ वो बर्न होने वाली है और कैसा पाउडर वहां पे क्रिएट हो जाता है, भाई येलो हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो किस कलर का मतलब वहां पे पाउडर अगर आप उसको बर्न कर देते तो किस कलर का पाउडर वहां पे आ जाएगा, व्हाइट पाउडर पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अगर आप ये पूछेंगे भाई जो व्हाइट पाउडर आया है ये इसका फार्मूला क्या है, ये क्या चीज है, तो आपको बताना चाहिए भाई ये क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे होता है, क्या होता है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि आप इस रिएक्शन भी लिख सकते हैं, आपके पास सिर्फ मैग्नीशियम क्या था बच्चे, हम लिख सकते हैं कि आपके पास था भाई मैग्नीशियम, ठीक है, क्या था, मैग्नीशियम था ना, तो वो आप लिख लीजिए कि मैग्नीशियम है, प्लस में आपने क्या किया, प्लस में आपने किया ऑक्सीजन के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या MgO ही नहीं बन जाएगा। तो वही चीज हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम वाली जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो एक्टिविटी 1.2 है बच्चे, इसमें क्या समझाया गया, ये एनसीईआरटी फिर से भी इस रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को उठाएगी कि आपने क्या है, लेड नाइट्रेट आपने लिया बच्चे, क्या लिया है, लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3, और इसका क्या लिया बच्चे आपने, ट्वाइस। इसकी रिएक्शन आपने किस चीज से की है बच्चे, इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया है, क्या डाल दिया है, इसकी रिएक्शन आप इसकी रिएक्शन आप कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चे, हमें हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि Pb, और यहाँ पे क्या बन जाएगा I2, क्योंकि ये जो लेड है बच्चे ये किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करने वाला है, तो लिखोगे PbI2, और प्लस में अब देखो कि ये जो K होगा, ये क्योंकि कैटायन है, ये एनायन है, यहाँ पे ये कैटायन था और ये एनायन है, तो इसका तो कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर गया, तभी हमने PbI2 बनाया है। और NO3 जो है बच्चे, यहाँ पे आप लिखेंगे KNO3, ठीक है, क्योंकि K पे भी एक ही पॉजिटिव होता है और NO3 पे भी क्या होता है बच्चे, एक ही नेगेटिव होता है, तो ये बैलेंस हो गया, KNO3 यहाँ पे बन गया। PbI2 जो होता है बच्चे, अगर आप इसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही बोला है उसने कि भाई यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो जो PbI2 होता है इसका कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा, येलो कलर PbI2 का होता है, तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे येलो कलर के। अब एक नॉर्मल सी बात है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और सेम चीज यहाँ पे है बच्चों, क्योंकि मतलब कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एनसीईआरटी एक सेटअप सा कर रही है कि भाई देखो ऐसे ऐसे रिएक्शंस हो रही हैं। फिर वो एक्टिविटी 1.3 में बात कह रही है, और जो भी चाहे आप स्कूल में कर रहे हैं या फिर आप आगे अपना किसी कंपटीशन में बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखो अभी अगर आप ये देख रहे हैं कि अपने पास जो जिंक ग्रेनुअल्स हैं, मतलब जिंक के आपके पास पीसेस हैं, आपने उसको किस में डाल दिया बच्चे, या तो किस में डाल लीजिए आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिए, या फिर उसको किस चीज में, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है या फिर आपके पास एक बीकर है, आपने क्या किया है, जिंक प्लस में आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रूप में लिखें तो हमने लिख दिया HCl। तो आप एक बात हमेशा से जानते हैं कि तब भी आप क्या करते हैं बच्चे, एसिड में क्या करते हैं, मेट डाल देते हैं। एसिड आपके पास है, उसमें क्या डाल दिया आपने, मेटल, तो वहां से एक क्या है, एक गैस रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, एक गैस रिलीज होती है बच्चों, उसका नाम क्या है, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तब भी क्या होगा कि एक मेटल तब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां से क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। तो 1.3 एक्टिविटी में यही चीज हमसे पूछी गई है। अब देखो हमने तीन चीजें देखी बच्चों, हमने पहली मैग्नीशियम वाली देखी, वहां पे आपको फ्लेम दिखाई दी, ठीक है, और वहां पे एक पाउडर भी बना वाइट कलर का, और फिर आपने जो लेड नाइट्रेट है वो रिएक्शन देखी, उसमें आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिले। फिर आपने जो हाइड्रोजन मतलब अपनी क्या है, मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन देखी, वहां आपको देखने को मिला कि भाई यहाँ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, मतलब कि रिएक्शन आपको पता लगेगी कि भाई कैसे कैसे आप ये सकते हैं कि कहीं पे रिएक्शन हुई, कैसे बता सकते हैं, आपको कैसे रिलीज होगी, कहीं आप कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, कहीं पे आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, कहीं पे नजर आएगा, मतलब कि आपसे रिएक्शन हो रही है कि केमिकल रिएक्शन वहां हुई है। तो आप कैसे बता सकते हैं, या तो भाई कलर चेंज आएगा, जैसे लेड नाइट्रेट से अपना क्या बना था, ये PbI2 मैंने बनाया,
ये PbI2 बनाया ना, तो PbI2 का कलर यहाँ पे अपीयर हुआ। तो अगर पहले कोई कलर था नहीं, फिर वहाँ पे कलर आ गया, तो आप कहेंगे कि कोई ना कोई चेंज, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? या तो भई पहले कोई चीज़ सॉलिड थी, सॉलिड से वो कोई गैस स्टेट में, मतलब वो चेंजमेंट ला दे, या फिर लिक्विड से वो गैस स्टेट में चली जाए, तो यहाँ भी वो बताएगा कि भई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, या चेंज इन द टेम्परेचर हो जाए। एक अपना एनसीईआरटी में तो नहीं है बच्चे, वैसे आप जो एक्स्ट्रा बुक तब पढ़ते हैं वहाँ आपको देखने को मिलता है। हमें बोला गया है कि जैसे KMnO4 होता है ना, उसमें अगर आप सिट्रिक एसिड डाल देते हैं या लेमन उसमें डाल देते हैं, तो बच्चे, क्योंकि KMnO4 का जो कलर होता है बच्चे, वो होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल होता है। अगर आप इसमें लेमन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? लेमन का जूस डाल देते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाता है, वहां से डिसअपियर हो जाता है। तो कलर चेंज यहाँ भी आपको देखने को मिला, ठीक है? तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि भाई एक रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। और जो भी, जैसे मैं नॉर्मल अभी तक हमारी एनसीईआरटी लिख रही है ना, अभी तक वो कोई केमिकली कोई फार्मूला लिख के नहीं दे रही है। अभी सिर्फ आप लिख रहे हैं वर्ड, मतलब वर्ड रिएक्शन लिखी जा रही है। कैसे? कि जो लेड नाइट्रेट है उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया है, तो क्या बनने वाला है। जनरली हम तो ऐसे लिखते हैं रिएक्शन, मतलब आप कैसे लिखते हैं? आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं, आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप कोई वर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, या मतलब ऐसे थोड़े लिखूंगी मैं बार बार कि भाई जिंक रिएक्ट कर रहा है, मतलब पूरा जिंक लिखूं, फिर लिखूं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ऐसे लिखने के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना? वो हमारा टाइम, मतलब कंज्यूमिंग नहीं होगा, हमारा टाइम ही बचाएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ना कि ये आपका वर्ड टाइप में लिख दिया गया है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखने के बच्चे कुछ तरीके होते हैं। रिएक्शन कैसे लिखी जाती है कि तब आप क्या लिखते हैं बच्चे? अगर आप अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जो स्टार्टिंग में आपने कुछ एक सब्सटेंस लिया है जिसकी अपनी खुद एक प्रॉपर्टी ही कुछ है, वो दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी, और एक तीसरी कोई चीज बना रही है जिसको हमने लेफ्ट किस में लिखा है? हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, और उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ आएगा जो कि रिएक्टेंट में नहीं थी। यही एक केमिकल रिएक्शन होती है। अब देखो बीच में एरो लगाया जाता है, इसका मतलब यही है कि भाई रिएक्शन क्या है? जो प्रोडक्ट साइड है उसकी तरफ जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो यही हम फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, ये हमें कई बार डी ट्रिपल एस पी में एक दो क्वेश्चन मतलब आए हैं हमारे पास, जिसमें आपको बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चों, जो आप एक केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं, वो आपके दोनों साइड बराबर होने चाहिए। इसका अपने में एक मतलब होता है कि भाई जो, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, तो वहां पे भी यही चीज थी कि जो आप क्या करते हैं, जो मास होता है वो रिएक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा वही के साइड आना चाहिए, वही मिला के प्रोडक्ट साइड मास आना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ सेम चीज और लगाते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम जितने आपके किस में होंगे, रिएक्टेंट साइड होंगे, वैसे ही आपके कहाँ पे हो, प्रोडक्ट साइड हो। इसी को आप बैलेंसिंग कह रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम बच्चे जो मतलब बैलेंसिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। किस चीज़ से करते हैं बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब आपको तुक्का बढ़ाना है कि भाई अगर इतने आइटम यहाँ पे हो गए, इतने यहाँ पे हो गए हैं, तो कैसे आपको क्या तरीका करना है कि दोनों साइड बैलेंस हो जाएं। पर एक तरीका आप मतलब ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। पहले जो भी आपके पास एलिमेंट्स और हैं और जो एटम्स हैं पहले आप उनको बैलेंस करेंगे, देन आपके पास जो और एलिमेंट्स हैं आप उनको बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे आप अगर इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो आप ये देखो, पहले आप डाटा इकट्ठा करेंगे जो आपके पास रिएक्टेंट साइड है। जिंक आपके पास है बच्चे, रिएक्टेंट साइड एक ही है एटम, और प्रोडक्ट साइड भी एक ही जिंक का एटम है। फिर अगर आप देखेंगे सल्फर यहाँ पे एक ही है, सल्फर यहाँ पे भी एक ही है। फिर ऑक्सीजन अगर आप यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है। फिर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब ये इक्वेशन पहले से ही क्या है बच्चे, बैलेंस्ड है। फिर हम ये रिएक्शन की बात करते हैं कि आपके पास क्या है, Fe प्लस में H2O प्लस में Fe3O4 प्लस में H2। अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक है, पर यहाँ पे तो 3 आयरन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देते हैं बच्चों, 3 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 3 आयरन एटम है, यहाँ भी 3 आयरन एटम है। फिर अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे पास एक ही है, पर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 हैं। तो क्या हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितने हो गए हैं बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, पर यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है वो, क्योंकि 4 तो ये हाइड्रोजन है और नीचे 2 और हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 8 टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, तो क्या हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या अब बैलेंस नहीं हो गया है, हो गया। 3 यहाँ पे आयरन है, मतलब यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो मतलब हमने केमिकल जो अपनी रिएक्शन थी वो बैलेंस कर ली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो इन्होंने, हाँ इन्होंने भी ऐसे ही की है और हमने भी ऐसे ही की है। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। फिर आप और रिएक्शन अगर इन्होंने दी होगी तो हम वैसे कर लेंगे, पर आपको शायद चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। फिर एक रिएक्शन लिखने का कुछ तरीका हमारे पास होता है कि भाई जो आपके पास एरो दी हुई होती है, क्या है, जो आपके पास एरो दी हुई होती है इसके ऊपर आप क्या लिखते हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस दी हुई होती है वो आपको यहाँ लिखनी होती है। मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रिएक्शन में गिवन होती है। और जो भी आपके पास क्या होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई गैस फॉर्म में होती है, तो गैस का आप क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है तो गैस का यहाँ पे आप सिंबल लिख देंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे, जो अपने पास मिथेनॉल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड लिख देंगे। मतलब जो सब्सटेंस जिस स्टेट में है उसकी स्टेट आप उसकी साइड में लिख देंगे। ठीक है। और जो कंडीशंस आपको टेम्परेचर प्रेशर की और जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं वो एरो के ऊपर नीचे लिखी जा सकती हैं। और तब भी कोई रिएक्शन में गैस बाहर निकलती है तो उसके लिए आप ऊपर एरो ऐसे लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, ये सारा सब कुछ इसी पैराग्राफ में हमें बताया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी बच्चे। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हमें दिए गए हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन क्यों किया गया था। फिर आपको ये जो रिएक्शन है इनकी बैलेंसिंग करनी है, ये आप कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको जो रिएक्शन है उनको बैलेंस करके ही लिखना है। मतलब हमें क्या दिया गया है, सिंपल आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है और पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया था। ठीक है। फिर क्या है कि जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप है केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि अलग अलग तरीके से होती है बच्चों। डिकम्पोजिशन भी होती है, फिर आपके पास कम्बिनेशन भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो वो सारी रिएक्शन हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है बच्चे वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, आपको चीजें याद रखनी है। उससे पहले जो अभी अपने पास आया था बच्चे Fe3O4, इसको आप मिक्स्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, 3 में भी है। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक्टिविटी 1.4 है, इसने बोला है कि यहाँ पे आपको क्या लेना है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। या कैल्शियम ऑक्साइड का हमने एनसीईआरटी ने हमें नाम बता दिया कि उसको आप क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम बच्चे क्या होता है, क्विक लाइम होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है।
ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि आप इस क्विक लाइम में जो CaO है इसमें धीरे-धीरे आप पानी ऐड कर देंगे। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है? मतलब कि आप रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम प्लस में आपने ऐड किया है वाटर, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाता है बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की रिएक्शन तब भी पानी से की जाती है तो बच्चे वो हमेशा हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है? और इसका नाम यहाँ पे क्या आया? स्लेग लाइम आया है। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी है। तब भी पुराने ज़माने में, पुराने समय में हम क्या करते थे, जो पेंट किया जाता था ना, सफ़ेदी जो की जाती थी, तो उसमें क्विक लाइम होता था। क्विक लाइम में जैसे ही पानी डालोगे तो स्लेग लाइम बन जाता था और वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट बाहर रिलीज़ होती थी। क्या होती थी बच्चे? वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ वहाँ से हुआ करती थी और अभी भी होती है। अब करोगे तो मतलब इस रिएक्शन में ये एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से हीट बाहर रिलीज़ होती है, ठीक है? फिर इसी जो स्लेग लाइम जो बन जाता है, इसी को दीवार पे किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने 2 रिएक्टेंट लिए थे और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बना है जो कि कैसा है बच्चों? कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ अपने पास है। तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप डेफिनिशन देखते हैं तो क्या है? अ रिएक्शन in which single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction, ठीक है? 2 और मोर रिएक्टेंट होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तब आप क्या करते हैं, जो स्लेग लाइम होता है बच्चे, स्लेग लाइम जो आपके पास होता है इन्वायरमेंट में, इस पूरे उसमें क्या बता रखे हैं मैं वही मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप स्लेग लाइम मतलब जो दीवारों पे तब आप कर देते हैं उसको, उस सफ़ेदी को दीवारों पे करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, इन्वायरमेंट में CO2 घूम रही है, तो जो CO2 है उस दीवार से रिएक्ट करेगी, तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके CO2 क्या बना लेती है बच्चे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जिसका कलर एक्चुअल में बिल्कुल जैसे प्योर मिल्क की जो कलर आता है, प्योर जो व्हाइट कलर आ जाता है वैसा आपको दिखाई देगा। मतलब स्टार्टिंग में तब आप क्या करते हैं, सफ़ेदी करते हैं तो वो इतना ज़्यादा व्हाइट नहीं लगता, मतलब 1-2 दिन बाद तब आप देखेंगे CO2 तब कंप्लीटली उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, तो वहाँ पे बिल्कुल मिल्कीनेस आपकी दीवार मतलब जो है बिल्कुल व्हाइट दिखाई देंगी। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी। फिर कॉम्बिनेशन के कुछ और एग्जांपल हमें दे रखे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है। कोल को तब आप बर्न करते हैं मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाँ, आपको पता है कि बर्निंग CO2 की प्रेजेंस में ही होती है और तब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ से CO2 जो है वो रिलीज़ होगी। ये भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये भी कॉम्बिनेशन है, 2 रिएक्टेंट है और एक चीज़ अपने पास बन गई है, जिसको आप क्या कहते हैं? पानी, क्योंकि आपने रिएक्शन यही ली है। फिर हमारे पास क्या है बच्चे, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि 2 रिएक्शन होती हैं, एक होती एंडोथर्मिक, एंडो मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी दे रहे हो उस रिएक्शन में, और एक्सो मतलब वहाँ से एग्जिट हो रही है, रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकल रही है। जैसे कोई भी जो बर्निंग होती है, कंबशन जो हो रही है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एनर्जी देते हो, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है बच्चे, मीथेन है, उसमें ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं, CO2 बाहर निकल जाएगी और पानी वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि भई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे या बातें की गई हैं कुछ, कि अपने पास क्या है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब आपको पता है ना कि भई जो हम डाइजेशन ऑफ जो फूड है वहाँ से भी काफ़ी एनर्जी निकलती है, मतलब वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यही बात एनसीईआरटी कह रही है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू form glucose. This glucose combined with the oxygen in the cell of our body provide energy. मतलब यहाँ से भी एनर्जी बाहर निकली, मतलब जो डाइजेशन ऑफ फूड है या रेस्पिरेशन ऑफ फूड है, यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब जब आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन जो होती है बच्चे, वहाँ से भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है? इतनी बात आप याद रखेंगे। अब ये देखो कि ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हमने 1.1 जो एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट वाली, तो उसकी ये बात कर रहा है कि भाई वहाँ से भी क्या है, एनर्जी रिलीज हुई थी, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्टली बच्चों जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो क्योंकि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे लग जाएगी ऑलमोस्ट, मतलब बहुत, मैं सारी की सारी नहीं कह सकती, कभी आप एक हो भाई इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक, किसी की आप एक्सोथर्मिक बता सकते हैं, नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी कि डीकम्पोजिशन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चे, ये एक्टिविटी 1.5 है, इसकी रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे हमें लिख के दे दी गई है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि आपके पास FeSO4 है। अगर आप कंप्लीट इसको लिखेंगे, जो एनसीईआरटी ने अपने अंदर लिख के बताया है कि भाई जो फेरस सल्फेट है और हेप्टाहाइड्रेट है, मतलब 7 पानी के मोलिक्यूल है, अगर आप इसको हीट करते हैं बच्चे FeSO4 7H2O को, तो अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है सिर्फ FeSO4, क्योंकि सबसे पहले वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप FeSO4 को भी क्या कर देते हैं बच्चों, हीट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन, तो Fe2O3 बन जाता है। क्या बन जाता है Fe2O3, इसे कंपाउंड बन गया हमारे पास ब्राउन कलर का। आप इसको लिख लेना कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। SO2 और SO3 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती हैं। यहाँ पे हमें बाय स्मेल पता लगता है कि कोई गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। SO2 काफी तीखी, मतलब पंजेंट स्मेल की, बहुत मतलब फाउल आप कहते हैं, मतलब तीखी स्मेल की होती है, ठीक है। फिर हमारे पास चीज की डिकम्पोजिशन दी गई है बच्चों। फिर हमारे पास है, जैसे मैंने बताया कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे CO2 से रिएक्ट है तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चे, लाइमस्टोन उसका नाम होता है। क्या होता है, लाइमस्टोन उसका नाम है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, तो लाइम जाता है और वहां से CO2 रिलीज होती है। क्या बोले हैं कि लाइमस्टोन है, उसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब डीकम्पोजिशन में भी अलग अलग तरीके की डीकम्पोजिशन होती है बच्चे। डीकम्पोजिशन वो थर्मल हो सकती है, मतलब अगर आप हीट से कर रहे हैं तो वो थर्मल हो जाती है। अगर आप लाइट से, मतलब जो अपनी फोटो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, तो वो फोटो डीकम्पोजिशन कहलाता है। अगर आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कराते हैं तो वो इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन वो कहलाती है, ठीक है। अब देखो 1.6 में आप देखो ये लेड नाइट्रेट वाला है, ये शायद मैंने आपको कराई दिया है। अच्छा, सिर्फ लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन है ये, क्योंकि उसमें तो हमने KI से रिएक्शन करा दी थी। यहाँ पे बच्चे लेड नाइट्रेट, ठीक है, मतलब PbNO3 का ट्वाइस, इसकी डिकम्पोजिशन आपको करानी है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको हीट करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, तो आपके पास लेड का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, लेड का ऑक्साइड आपके पास आ जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस में आपके पास जो मेन है बच्चे, जो NO2 यहाँ पे गैस है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो गैस, मतलब जो ये है, इसके ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। मतलब जो NO2 गैस है, इसका कलर आपको पता होना चाहिए बच्चे, कैसे होता है ये, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे होंगे। ब्राउन कलर की जो गैस है वो यहाँ पे आएगी। कैसी आएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की गैस होगी और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाती है। तो लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करते हो तो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि येलो कलर का ही होता है, और ये ब्राउन कलर की होगी। और ऑक्सीजन जो गैस है, अगर लिक्विड ऑक्सीजन होती, ये तो ऑक्सीजन गैस है, लिक्विड जो ऑक्सीजन होती है बच्चे, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है लिक्विड का, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने वैसे आपको बताया है।